एमएसपी यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस पूरे इंडिया में पिछले कुछ दिनों से एमएसपी पर प्रोटेस्ट हो रहे हैं और इसलिए एमएसपी पूरे इंडिया में बहुत ही बड़ा डिस्कशन का मुद्दा बन चुका है। वेल, नॉट इन रिपब्लिक टीवी बट इन रियलिटी एमएसपी हैज बिकम अ वेरी लार्ज इशू इन इंडिया। मगर फिर भी बहुत ही कम इंडियन लोगों को यह पता है कि एमएसपी रियल में क्या है। हालत इतनी खराब है दोस्तों कि एमएसपी क्या है ये 60% से ज्यादा फार्मर्स को भी नहीं पता। और अगर कुछ लोगों को एमएसपी पता भी है तो ये नहीं पता कि एमएसपी कैलकुलेट कैसे होता है और क्या एमएसपी सच में इंडियन फार्मिंग के लिए अच्छा है या फिर बुरा है। और इन सब सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। इसलिए आप सभी को ये रिक्वेस्ट है कि आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर करिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग एमएसपी के बारे में जान सके और इंडियन एग्रीकल्चर के बारे में कुछ सीख सके। So let's get started. Firstly, we gonna see what is MSP. यह MSP आखिर है क्या? दोस्तों, MSP किसी भी क्रॉप की एक गारंटी वाली प्राइस होती है जो गवर्नमेंट देती है फार्मर्स को, ताकि अगर किसी क्रॉप की प्राइस मार्केट में बहुत ज्यादा गिर जाए तब भी फार्मर को एक गारंटीड इनकम मिले और उसको लॉस सफर ना करना पड़े। और गवर्नमेंट को फूड सिक्योरिटी या फिर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में जो अनाज रेशन कार्ड होल्डर को बेचना पड़ता है वो यहाँ पे इजीली उनको मिल जाता है और बल्क में मिलता है। अभी नेक्स्ट सवाल यह है कि एमएसपी इंडिया में शुरू कैसे हुआ। दोस्तों, एमएसपी सबसे पहले 1996 में व्हीट क्रॉप के लिए दी गई थी क्योंकि उस वक्त गवर्नमेंट ग्रीन रिवॉल्यूशन को प्रमोट करना चाहती थी और इंडिया को फूड ग्रेन्स के मामले में सेल्फ सफिशिएंट और एक फूड सिक्योर नेशन बनाना चाहती थी और वहाँ से एमएसपी शुरू हुआ और अब तक इंडिया में है। अभी हमें ये जानना जरूरी है कि एमएसपी आखिर कैलकुलेट कैसे होता है। दोस्तों, एमएसपी को रिकमेंड और कैलकुलेट करने का काम कमीशन ऑन एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस करती है और एमएसपी कैलकुलेट करने के लिए स्वामीनाथन कमीशन के रिकमेंडेड फॉर्मूलाज का यूज किया जाता है। सबसे पहला फॉर्मूला है A2। इसमें सभी कॉस्ट ऑफ इनपुट्स एंड एक्सपेंसेस को इंक्लूड किया जाता है जैसे कि कॉस्ट ऑफ फर्टिलाइजर, सीड्स एंड पेड लेबर्स। A2 से एडवांस और अच्छा फॉर्मूला है A2 प्लस FL। इसमें A2 के साथ ही फैमिली लेबर का कॉस्ट भी ऐड किया जाता है। और सबसे अच्छा एडवांस और स्वामीनाथन कमीशन का रिकमेंडेड फॉर्मूला है C2। इसमें A2 और FL के साथ साथ फार्मर को लगने वाली सभी प्रोडक्शन कॉस्ट को भी इंक्लूड किया जाता है जैसे कि रेंट, लोन एक्सेट्रा। और इन सब चीजों को ऐड करके एमएसपी कैलकुलेट किया जाता है। और दोस्तों, इसके बाद सबसे बड़ा और इम्पोर्टेंट सवाल यह है कि क्या एमएसपी एग्रीकल्चर के लिए अच्छा है या फिर बुरा। दोस्तों, इस बात को समझने के लिए हमें एमएसपी की गुड साइड और बैड साइड दोनों को देखना होगा। तो पहले देखते हैं गुड साइड ऑफ एमएसपी। दोस्तों, अमेरिका, फ्रांस और इंग्लैंड जैसे अमीर देश अपने देश के फार्मर्स को बहुत ही ज्यादा बिलियंस ऑफ डॉलर्स में एक्सपोर्ट सब्सिडी देती है। इस वजह से कॉटन और व्हीट जैसे क्रॉप की कीमत इंटरनेशनल मार्केट में बहुत ही ज्यादा गिर जाती है। तो अभी ऐसी सिचुएशन में इंडियन फार्मर्स को इन लो प्राइसेस की वजह से लॉस सफर ना करना पड़े, इसलिए एमएसपी बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल साबित होती है। दोस्तों, अंडर फूड सिक्योरिटी एक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट को पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के थ्रू सभी रेशन कार्ड होल्डर्स को अनाज देना जरूरी होता है और अभी इन लोगों में अनाज बांटने के लिए गवर्नमेंट एमएसपी के थ्रू फार्मर्स से सभी अनाज खरीद लेती है। और दोस्तों, कुछ हद तक गवर्नमेंट एमएसपी का यूज करके मार्केट प्राइसेस को इन्फ्लुएंस कर सकता है ताकि फार्मर्स का लॉस कम से कम हो। और दोस्तों, इन्हीं सभी कारणों की वजह से कुछ लोग एमएसपी को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। यहाँ तक कि सीएसीपी ने फार्मर्स को राइट टू एमएसपी देने के लिए सरकार को रिकमेंड किया है। दोस्तों, अभी एमएसपी की बैड साइड को देखते हैं और ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि क्यों मैक्सिमम इकोनॉमिस्ट और एक्सपर्ट एमएसपी को गलत मानते हैं। पॉइंट नंबर 1, अकॉर्डिंग टू शांता कुमार कमेटी 2015, इंडिया में सिर्फ 6% फार्मर्स को ही सही तरीके से एमएसपी का फायदा मिल पाता है। इमेजिन करिए, सिर्फ 6% फार्मर्स को। यहाँ तक कि राइस और व्हीट के 61% फार्मर्स को ये तक भी नहीं पता कि एमएसपी क्या है। हालत इतनी खराब है क्योंकि एमएसपी के थ्रू इंडिया में हर जगह पर हर स्टेट में प्रोक्योरमेंट एक जैसी नहीं है। पंजाब और हरियाणा में जहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर ज्यादा डेवलप है वहाँ पे प्रोक्योरमेंट बहुत अच्छी से होती है और वहीं पर वेस्ट बंगाल और बिहार जैसे राज्यों में प्रोक्योरमेंट बहुत ही खराब होती है क्योंकि वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छी नहीं है। और अच्छी नहीं है क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट अब तक वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप ही नहीं कर पाई है। इसलिए एमएसपी के प्रोक्योरमेंट में पूरे भारत में स्टेट वाइज इनइक्वालिटी दिखती है। पॉइंट नंबर 2, एमएसपी के कारण क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन खत्म हो जाता है। जब किसी स्टेट में फार्मर्स को एक ही क्रॉप के लिए अच्छी एमएसपी मिलने लगती है तब फार्मर्स बाकी सभी क्रॉप को ग्रो करना छोड़ देते हैं। जैसे पंजाब में राइस ग्रो करने वाले किसान पंजाब में राइस का कंजम्पशन निग्लिजिबल होकर भी राइस का बहुत ज्यादा मोनोक्रॉपिंग करते हैं और वहाँ पर राइस का ओवर प्रोडक्शन हो जाता है क्योंकि उन किसानों को ये पता होता है कि चाहे कुछ भी हो जाए सरकार उनकी फसल एमएसपी की रेट पर खरीद ही लेंगी। इस वजह से मोनोक्रॉपिंग को बढ़ावा मिलता है और मोनोक्रॉपिंग की वजह से सॉइल की हालत खराब होती जाती है और बहुत सारी प्रॉब्लम्स को बढ़ावा मिलता है। पॉइंट नंबर 3, एमएसपी के कारण मोनोक्रॉपिंग और मोनोक्रॉपिंग की वजह से देश के कई भागों में ड्रॉट की फ्रीक्वेंसी बहुत ही ज्यादा बढ़ चुकी है। वहाँ पर बहुत ही ज्यादा सूखा पड़ने लगा है। जैसे महाराष्ट्र में सरकार शुगर केन के लिए एक अच्छी एमएसपी ऑफर करती है, इसलिए महाराष्ट्र के कुछ हिस्से में फार्मर्स सिर्फ शुगर केन की क्रॉप लेने लग रहे हैं। अभी शुगर केन एक बहुत ही ज्यादा वाटर डिमांडिंग क्रॉप है और इसके कारण महाराष्ट्र के कुछ एरिया में वाटर डिप्लेशन इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि लातूर जैसी डिस्ट्रिक्ट में वाटर क्राइसिस बहुत ही ज्यादा बढ़ चुका है।
दोस्तों एमएसपी का और एक ड्रॉबैक है कि एमएसपी सरकार सिर्फ 23 क्रॉप्स के लिए ही घोषित करती है और उसमें भी रियलिटी में मैक्सिमम प्रोक्योरमेंट सिर्फ राइस और व्हीट की जाती है। सरकार वेजिटेबल और फ्रूट्स के लिए कोई भी एमएसपी घोषित नहीं करती है और प्रैक्टिकली वो इस क्रॉप के लिए एमएसपी घोषित भी नहीं कर सकती है। इसलिए वेजिटेबल और फ्रूट ग्रोइंग फार्मर्स को आज तक एमएसपी का कुछ भी फायदा नहीं मिला। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है ओवर प्रोडक्शन। एमएसपी से इन्फ्लुएंस होकर कुछ फार्मर राइस और व्हीट की बहुत ही ज्यादा ओवर प्रोडक्शन कर रहे हैं, क्योंकि सरकार एमएसपी की गारंटी देती है, इसलिए उसे ये ओवर प्रोड्यूस राइस और व्हीट खरीदना ही पड़ता है। इस वजह से सरकार पर इकोनॉमिक बर्डन बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है। अभी सरकार ये ओवर प्रोड्यूस राइस कहीं पर बाहर एक्सपोर्ट भी नहीं कर सकती, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में व्हीट और राइस की कीमत इस एमएसपी से बहुत ही ज्यादा कम होती है और अगर सरकार ऐसा करती भी है तो उसे बिलियंस ऑफ डॉलर का नुकसान सहन करना पड़ेगा। दोस्तों एमएसपी का और एक ड्रॉबैक है ट्रांसपोर्टेशन। दोस्तों फार्मर को एमएसपी के रेट पे अपनी फसल बेचने के लिए एपीएमसी मार्केट में जाना कंपलसरी होता है। अभी इंडिया के मैक्सिमम फार्मर जो कि स्मॉल और मार्जिनल फार्मर है, वो ये ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा भी अफोर्ड नहीं कर सकते हैं और अगर वो फार्मर ये ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा करता है तो उसकी इकोनॉमिक हालत और खराब हो जाती है। और अगर फार्मर जैसे तैसे लोन निकालकर वहाँ पर पहुंच भी जाता है एपीएमसी में, तो वहाँ पर भी उसे कमीशन और करप्शन का सामना करना पड़ता है। कमीशन एजेंट्स, मिडलमैन और करप्ट गवर्नमेंट ऑफिशियल मिलकर वहाँ पर उसका और ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन करने में लग जाते हैं। ये सब और इसके जैसे और कई कारण जैसे कि इन्फ्लेशन को बढ़ाना, इन सब कारणों की वजह से एमएसपी किसी पॉलिटिकल पार्टी के इलेक्शन मैनिफेस्टो में तो अच्छी लगती है, मगर रियलिटी में एमएसपी का भारत की मैक्सिमम फार्मर्स को कभी कोई फायदा नहीं मिला है और दूसरी तरफ गवर्नमेंट के लिए भी एमएसपी एक इकोनॉमिक बर्डन बन चुकी है। दोस्तों एमएसपी के जगह पर सबसे अच्छा सोल्यूशन है डीआईएस यानी कि डायरेक्ट इनकम सपोर्ट, मतलब सरकार डायरेक्टली किसानों के खाते में पैसा जमा कर दे। इसका सबसे ज्यादा सक्सेसफुल और फेमस एग्जांपल है तेलंगाना सरकार की राइतु बंधु स्कीम, जिसमें तेलंगाना सरकार उनकी सभी फार्मर्स के खाते में 5,000 रुपए पर एकड़ के हिसाब से पैसा जमा कर देती है। इस स्कीम की वजह से तेलंगाना में 79% फार्मर्स को बहुत ज्यादा फायदा मिला है। और पीएम किसान भी एक इसी तरह की स्कीम है जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट सभी किसानों के खाते में 6,000 रुपए पर साल के हिसाब से पैसा जमा करती है। मगर इतना ही करना काफी नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट को इस स्कीम में बहुत ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करने की जरूरत है। और इससे भी बड़ा और बहुत ही इंपॉर्टेंट सोल्यूशन है एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर को अच्छा करना। इंडिया में एग्रीकल्चर और फार्मर की डेवलपमेंट के लिए एग्री मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, स्टोरेज, फूड प्रोसेसिंग, लिंकेज ऑफ फार्मर टू रिटेल में बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत है और ये सब डेवलपमेंट और इन्वेस्टमेंट सरकार अकेले नहीं कर सकती, इसलिए प्राइवेट सेक्टर की मदद लेना सरकार को बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और अभी लाए गए फार्म बिल्स के द्वारा सरकार शायद यही करने की कोशिश कर रही है, मगर सरकार अगर सही तरीके से इन फार्म बिल्स का इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर पाई तो फार्मर्स का एक्सप्लॉयटेशन एक नई लेवल पर पहुंच जाएगा और कॉर्पोरेट्स फार्मर्स को पूरी तरह से निचोड़ लेंगे। दोस्तों इन समरी वी कैन से डैट कि एमएसपी शॉर्ट टर्म में तो एक अच्छा उपाय था, वो भी 1966 में, मगर अब लॉन्ग टर्म में एमएसपी सरकार और फार्मर्स को दोनों को ही बहुत ज्यादा नुकसान दे रही है और रियलिटी में 94% फार्मर्स को इंडिया के एमएसपी का कुछ भी फायदा भी नहीं मिल रहा। दोस्तों इकोनॉमिकली और प्रैक्टिकली किसी भी सरकार के लिए सभी फार्मर्स को यानी कि 100% फार्मर्स को उनकी सभी क्रॉप के लिए एमएसपी देना एक इम्पॉसिबल बात है और इसलिए अभी इंडिया को इससे आगे बढ़कर मोर प्रोडक्टिव, मोर सस्टेनेबल, मोर इफेक्टिव और मोर प्रॉफिटेबल एग्रीकल्चर की तरफ आगे बढ़ना होगा। तो दोस्तों ये था एवरीथिंग अबाउट एमएसपी। दोस्तों यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि कुछ लोग मेरे सभी पॉइंट्स को सपोर्ट ना करते हो और उनका मेरे से मतभेद हो जाए, तो आप अपने ये विचार प्लीज नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। दोस्तों हम एग्रीकल्चर की हर बात सभी इंडियंस को पता चल जाए इस मिशन पे है। वी वांट टू कनेक्ट इंडिया विद द एग्रीकल्चर और इस मिशन को सपोर्ट करने के लिए आप प्लीज मेरे चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए @प्रोफेसर भड़के, ऐसा सर्च करके वहाँ पर सब्सक्राइब कीजिए और एग्रीकल्चर कॉम्पिटिटिव एग्जाम को फॉलो करते रहिए। थैंक यू। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।